स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पीसीएस मंत्रा की आर की टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवाई जा रही है, जिसके क्रम में यह 5वीं टेस्ट सीरीज है। आप लोगों की 4 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट करवाई जा चुकी है, जो कि प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं और आप लोग लाभ उठा सकते हैं। या टेस्ट सीरीज नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 2 करवाए जा चुके हैं। पार्ट 2 करवाए जाए तो पार्ट नंबर 1 में यूपी स्पेशल के 15 क्वेश्चन करवाए गए थे। बाकी अब जितने क्वेश्चन थे 75 तक वो आप लोगों के राज्य व्यवस्था के थे। तो राज्य व्यवस्था या आगे के भी राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन है, तो जिसमें जिसमें राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, पॉलिटी, आप लोग पॉलिटी के नाम से क्वेश्चन जो आता है, तो इसमें से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता वनडे एग्जाम्स में और यूपी पीसीएस एग्जाम्स में, या यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और लोअर पीसीएस के लिए भी, यह लोअर पीसीएस के लिए भी है। और आप लोग इसको देखकर लाभ उठा सकते हैं और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। या किस में काम आएगा, यूपी पीसीएस में, हाई कोर्ट आरओ में, बीपीएससी पीसीएस में और टीआरई 4 में काम आता है आप लोगों का। या टेस्ट जिसमें 140 प्रश्न है, तो बाकी 15 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के थे, बाकी इसमें राज्य व्यवस्था के थे। तो राज्य व्यवस्था इससे कंप्लीट की जा सकती है। बेस्ट टेस्ट सीरीज है और आप लोग एक एक क्वेश्चन अगर बारीकी से देखेंगे तो आप लोगों का राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, देर ना करते। यह आप लोगों का 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर प्रश्न है, गोलकनाथ मामले में मौलिक अधिकारों में संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या था? रुख बताना है क्या था। इनमें मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को बरकरार रखा गया? नहीं, यह बरकरार रखा गया था आप लोगों का उसके शंकरी प्रसाद मामले में। किसमें? शंकरी प्रसाद मामले में यह बरकरार रखा गया था। शंकरी प्रसाद मामला आया कब था? 1951 में आया था। यह इसने कहा था कि 368 अनुच्छेद में संशोधन करके संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसको काटते ही 1967 में आया था आप लोगों का। कब? 1967 में आया था। गोरखनाथ मामले में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, यह कहा था क्योंकि मौलिक अधिकारों न का न हनन कर सकती है, न तो छीन सकती है, न तो कम कर सकती है। ठीक, पारलौकिक और अपरिवर्तनीय है। क्या? पारलौकिक और अपरिवर्तनीय है आप लोगों के मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में की बुनियादी विशेषता नहीं माना जाता है? बुनियादी विशेषता वही होती है जिसमें आप लोगों को बुनियादी अधिकार मिले हों, वो उन चीज़ों को बुनियादी विशेषता बताते हैं। जैसे कल्याणकारी राज्य, यह क्या होता है कि इसमें राज्य देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो तब जब तक लटकाना चाहे तब तक लटका सकता है। एक अधिकारों का विभाजन, कानून का शासन, संसद का पूर्ण अधिकार, यह संवैधानिक है प्रावधान, यह करना ही पड़ेगा। ठीक है, यह बुनियादी विशेषता है, 3 चीज़ें। बाकी यह आप लोगों की बुनियादी विशेषता नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का 78 नंबर प्रश्न आप लोगों का क्या है, भारत में पंचायती राज को लेकर जीवी के राव समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीवी के राव समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह आप लोगों को बताना है। तो जीवी के राव समिति का मुख्य उद्देश्य भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत और पुनर्जीवित करना था। क्या था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करना था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पुनर्जीवित करना था। सी वाला आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का, जीवी के राव समिति। ठीक है, याद रखना। चलिए 1979 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच के लिए नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह आप लोगों को बताना है। 1957 सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कामकाज के लिए बलवंत राय मेहता थे इसके अध्यक्ष। बलवंत राय मेहता समिति आई कब थी? ठीक है, 1957 में आई थी। कब आई थी? 1957 में आई थी आप लोगों की बलवंत राय मेहता समिति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इन्हीं की देन है, तो बलवंत राय मेहता जी की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न आप लोगों का है सॉरी 80 नंबर प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा का प्राथमिक कार्य क्या है? ग्राम सभा का प्राथमिक कार्य क्या है? कर लगाना।
आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना, चुनाव कराना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करना। यह आप लोगों का ग्राम सभा का प्राथमिक कार्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में के संदर्भ में ग्राम सभा शब्द का तात्पर्य क्या है, यह आप लोगों को बताना। अब जैसे बीपीओ वाले हैं तो ये क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कोई ज़रूरी थोड़े ARO में पूछा जाएगा सॉरी, ये बीपीओ में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा ग्राम सभा शब्द का तात्पर्य क्या है। 81 नंबर, तो ग्राम सभा जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता शामिल हो उसे ग्राम सभा शब्द का तात्पर्य होता है। जिसमें एक ग्राम सभा जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता शामिल हो वह होता है ग्राम सभा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 82 नंबर प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम चुनावी मामले में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक के संबंध में क्या प्रावधान करता है, यह आप लोगों को बताना है। 82 नंबर प्रश्न आप लोगों का क्या है? अदालतों, ये है ऑप्शन आप लोगों का, अदालतें किसी भी चुनाव मामले में हस्तक्षेप कर सकती हैं। अदालतें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर सवाल उठा सकती हैं। न्यायालय किसी भी, सी ऑप्शन है आप लोगों का, न्यायालय किसी भी चुनावी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालतें किसी भी चुनाव की वैधता पर सवाल उठा सकती हैं। क्या रोक के संबंध में क्या प्रावधान करता है? ठीक, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? सी आप लोग ऑप्शन हो जाएगा, न्यायालय किसी भी चुनावी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चलिए आप लोगों का 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 83 नंबर प्रश्न आप लोगों का यह है, कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए पंचायतों में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? कौन सा संशोधन प्रावधान करता है? 83 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 83वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, जो 2000 में आया था। कब आया था? जो 2000 में आया था। 83वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 में प्रावधान है कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए पंचायतों में कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या आदिवासी है और कोई अनुसूचित जाति नहीं है। वह खंड 3 के बाद खंड 3A डालकर अनुच्छेद 343M, कितना? 343 यम, ये याद रखना, पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? 343 यम है। ठीक है, संशोधन करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है, आदिवासी, सिर्फ पूरी जनसंख्या आदिवासी है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर प्रावधान नहीं है। 84 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनिवार्य माने गए हैं, यह बताना है आप लोगों को। कौन से प्रावधान अनिवार्य माने गए हैं, बताइए आप लोग। किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, यह आप लोगों का प्रावधान अनिवार्य माना गया है। ये जो अन्य विकल्प है, जैसे पंचायतों में संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, ये भी है। अब कोई बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्यों नहीं है, तो इसमें क्या कहा गया है, चलिए दिखा देते हैं फिर से 1 मिनट। इसमें कहा गया है कि प्रावधान अनिवार्य माने गए, तो अनिवार्य यह प्रावधान है। ठीक है, बाकी सब क्या है? स्वैच्छिक प्रावधान है। समझ में आई बात? इसलिए इसको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा सही आप लोगों का प्रश्न सही है? किस स्तर की पंचायतों को नशाबंदी लागू करने या नशीले पदार्थों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त है, यह आप लोगों को बताना है। 85 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का उन्हें विनियमित करने की शक्ति ग्राम पंचायतों को दी गई है। किसे दी गई है? ग्राम पंचायतों को दी गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न, अधिकतर ग्राम पंचायतों से क्वेश्चन है, तो ये बीपीओ वालों के लिए, UP-SSC BPO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? अब देखो, पंचायती राज से संबंधित है। ललित माथुर समिति, वी रामचंद्रन समिति, श्रीमती राजवंत संधू समिति, उपरोक्त सभी पंचायती, कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है, यह आप लोगों को 86 नंबर प्रश्न बताते हैं। उपरोक्त में से सभी जो है समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है,
ललित माथुर समिति कब गठित की गई थी, ये आप लोग देख लीजिए, 2001 में गठित की गई थी आप लोगों की ललित माथुर समिति। इसे इसका कार्य क्या था, शक्तियों और कार्यों का हस्तांतरण, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और कार्यों का हस्तांतरण पर यह गठित की गई थी समिति। वी रामचंद्रन समिति कब आई थी, 2006 में आई थी। ये आप लोग देख लीजिए, टाइम पीरियड देख लीजिए और पंचायती राज से संबंधित है इतना जान लीजिए। यह जमीनी स्तर पर योजनाओं के लिए आई थी। अब श्रीमती राजवंत संधू समिति कब आई थी, यह आप लोग देख लीजिए, 2008 में आई थी। कब आई थी, 2008 में आई थी। यह पंचायती राज से रिलेटेड है, इतना याद रखिए बस। रामचंद्रन समिति, अब जैसे रामचंद्रन एक समिति है जैसे, तो 2000 जिसको पुनर्गठित किया गया था, ठीक है, रामचंद्रन समिति का गठन किया गया था। पुनर्गठन इसका 2000 कब किया गया था, 2012 में भी किया गया था, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों को। हालांकि नींद आने लगती होगी आप लोगों को क्वेश्चन करते करते, लेकिन यही सो जाएंगे तो फिर सो ही जाएंगे। हमको कोई खेल तो दिखाना नहीं जो आप लोगों को ताली बजा बजा के या डमरू बजा बजा के दिखाएं। आप लोगों को सीधा क्वेश्चंस करवाते हैं, आंसर देते हैं, उसका एक्सप्लेन जो कि जहाँ ज़रूरी है तो वो दिया जाता है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पढ़ाई पढ़ाई होती है और रील्स रील्स होती है। चलिए, भारत में शहरी स्थानीय सरकार विषय के लिए केंद्रीय स्तर पर कौन से मंत्रालय जिम्मेदार हैं, 87 नंबर प्रश्न। कौन से मंत्रालय जिम्मेदार है, शहरी रक्षा राज्य मंत्रालय, ये भी जिम्मेदार है। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, ये भी जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय, ये भी जिम्मेदार है। उपरोक्त सभी जिम्मेदार हैं। डी प्रश्न आप उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। शहरी स्थानीय सरकार का विषय केंद्रीय स्तर पर इन तीनों मंत्रालयों द्वारा संभाला जाता है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न पर आप लोग आ गए हैं। बधाई हो। 1909 में किस समिति की बधाई मतलब आप लोगों का ध्यान थोड़ा केंद्रित करने के लिए बोल देते हैं, बाकी बधाई वाला जब सिलेक्शन हो जाएगा तभी बधाई दी जाएगी यार। 1909 में इस समिति की रिपोर्ट विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन से संबंधित है। 88 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, ठीक है। 1907 में नियुक्त किया गया था विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन। 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब रॉयल कमीशन 1907 में गठित किया गया था, कब 1907 में, और 1909 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कमीशन संबंधित थी, किससे संबंधित थी ये बताना है आप लोग को। किस समिति की रिपोर्ट विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन से संबंधित है, रॉयल कमीशन से संबंधित है, यह बताना है आप लोगों को। हाव समिति, यही सही है, हाव समिति, हाव समिति सही है, ठीक। हाउस समिति, हाउस समिति, हाउस नहीं, हाउस समिति है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। रॉयल कमीशन 1907 फिर 1907 में गठित की गई, 1909 में रिपोर्ट सौंपी। किस समिति की रिपोर्ट है, हाउस समिति की रिपोर्ट पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर क्वेश्चन। किस परिस्थितियों में शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता, किन परिस्थितियों में। 89 नंबर प्रश्न आप लोगों को उत्तर देना है। 89 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है, किन परिस्थितियों में शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता। यदि शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 से कम है। बी है, यदि क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगर पालिकाएँ सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। सी है, यदि राज्यपाल नगर पालिका स्थापित न करने का निर्णय लेते हैं। डी है, यदि क्षेत्र में कृषि गतिविधि का प्रतिशत अधिक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही हो सकता, नहीं किया जा सकता है, बताइए। ये शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता है यदि क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगर पालिकाएँ सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है, कि इस परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। 90 प्रश्न पर आ गया। किस प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा नामित होता है। राज्य सरकार द्वारा नामित होता है। निर्वाचित या वैधानिक निकाय नहीं है। किस प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा नामित होता है, निर्वाचित वैधानिक निकाय नहीं है। 90 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। 90 प्रश्न का नंबर उत्तर हो जाएगा आप लोगों का विशेष प्रयोजन एजेंसी। बी आप लोगों का सही हो जाएगा, विशेष प्रयोजन एजेंसी। हाँ ठीक है, सॉरी सी नहीं, वही तो हम सोच रहे थे थोड़ा, सी, हाँ ये हो जाएगा अधिसूचित क्षेत्र समिति, ठीक है। किस प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा नामित होता है, निर्वाचित
और निर्वाचित या वैधानिक नहीं निकाय नहीं है, यह अधिसूचित क्षेत्र समिति है। ठीक है, यह आप लोग का सही हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष सहित सभी सदस्य, जितने अध्यक्ष होते हैं प्लस सभी सदस्य वह राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं, इसलिए यह वैधानिक निकाय नहीं है। तो चलिए 91 प्रश्न नंबर देख लेते हैं। यह क्वेश्चन जल्दी करने वाला है। केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद की स्थापना कब की गई और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई, यह बताना है आप लोग को। केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद की स्थापना, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद की स्थापना कब की गई और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बताना है। पहली बात तो ये 1958 में स्थापना की गई और यह किस अनुच्छेद के तहत की गई, तो यह आप लोगों को बताना है 263 अनुच्छेद के तहत की गई। तो इसमें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 91 प्रश्न आप लोगों का कौन सा है? किसी राज्य का राज्यपाल किन परिस्थितियों में किसी अनुसूचित क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है? किन परिस्थितियों में? 92 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है। तो 92 नंबर का प्रश्न होता है, यह जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श के बाद, जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श के बाद यह कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 93 नंबर प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किन परिस्थितियों में पद से हटाया जा सकता है? किन परिस्थितियों में पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के विवेक पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, या संसद में साधारण बहुमत से, यह बताना है। 93 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। 94 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। 94 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। कौन सा से सही है? कथनों में से कौन सा या से सही है? कौन सा कथन सही ये बताना है, कौन सा कथन सही ये बताना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे कहते हैं, यूपीएससी से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आप लोगों का, यूपीएससी संविधान के भाग 14 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। पहला ऑप्शन आप लोगों का यह है। ठीक है, पहला कथन मान लीजिए यह है। तो भाग 14 नहीं, सॉरी, ये भाग 16 लिखा है। रोमन अंक में खाली बताया तो थोड़ा दिक्कत होती, लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 14 को 16 पढ़ो, ये 14 सही था, इसलिए मेरे दिमाग में 14 चल रहा था, इसलिए 14 पढ़ा। 16 है ये लिखा। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। ये 14 होगा। ठीक है, 14 एक संवैधानिक निकाय, ये सही है आप लोग का। ठीक, ये आप लोग का सही है। अनुच्छेद 320 से अनुच्छेद 315 में और अनुच्छेद 315 में सदस्यों की संख्या योग्यता निर्दिष्ट करता है, यह आप लोग को बताना है। 315 से 323 तक विस्तृत है यह। 315 से 323 तक विस्तृत है आप लोगों का। तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ये संविधान राष्ट्रपति को अपने सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का भी अधिकार देता है, यह सही है। आप लोगों का 3 नंबर सही है, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 95 प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, पर मेरा क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। जो पूरी क्लास कर लेगा, जो पूरे क्लास क्यों कर लेगा, पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेगा टेस्ट सीरीज के, तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज खरीदनी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, पढ़नी नहीं पड़ेगी। आप लोगों को साथ साथ में टेस्ट सीरीज टाइम पास पे कंप्लीट होती रहेगी। जब जैसे टाइम पे लिए आप लोग लगा लीजिए टेस्ट सीरीज, 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे। निम्नलिखित में से एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ये बताना है। आप कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ये आप लोगों का ऑप्शन दिए हुए हैं और ये कथन दिए हुए हैं, आप लोगों का कूट बताना है। तो अर्ध न्यायिक निकाय है वित्त आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, न्यायाधिकरण। इस वजह से 95 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकते हैं। ये सब अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है। ये सब अर्ध न्यायिक निकाय हैं। वित्त आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और न्यायाधिकरण, एक अर्ध न्यायिक निकाय, ये तीनों अर्ध न्यायिक निकाय हैं। और
जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी क्या है, अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है। हाँ, और आप लोगों का जैसे होगा अनुच्छेद 280 के तहत आप लोगों का ये वित्त आयोग आ गएगा, क्या 280 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 96 प्रश्न देख रहे थे, थोड़ा गलत ना हो जाए क्वेश्चन, भले थोड़ा 1-2 सेकंड आप लोगों का लेट हो जाए, लेकिन प्रश्न ना गलत होने पाए, क्योंकि पिन कर नहीं पाता हूँ लास्ट में, और फिर इसमें गलत हो जाएगा तो सब लोग यही समझेंगे कि तो शायद गलत ही बता रहे हैं। तो गलत बताने का कोई वो नहीं रहता है कि आप लोगों को पर्पज़ नहीं है कि बताएं। चलिए अगला प्रश्न है 101वें प्रश्न, 101वें संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है, यह आप लोगों को बताना है। 96 प्रश्न का ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप लोग को बता देना है। संविधान में अनुच्छेद 338 भी सम्मिलित करना, यह आप लोग का उद्देश्य था 101वें संविधान संशोधन का, ठीक है। अब इसमें तो आप लोग को संशोधन बहुत सारे बता सकते हैं, लेकिन यह टाइम हो जाएगा, तो टाइम ना होते हुए, टाइम का ध्यान रखते हुए आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाई जाएगी तब आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल तो आप लोगों का ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ 96 नंबर का सी नहीं हो जाएगा यार, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। नई कर व्यवस्था स्थापित करना, नई कर व्यवस्था स्थापित करना, यह आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य था नई कर व्यवस्था स्थापित करना, जैसे जीएसटी, ये इससे रिलेटेड था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 97, ये जीएसटी का फिर आ गया। जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है और परिषद के भीतर निर्णय कैसे लिए जाते हैं, यह आप लोगों को बताना है। 97 नंबर प्रश्न, 97 प्रश्न नंबर का आप लोगों को क्या हो जाएगा आंसर, कुल सदस्यों का 1/3 तथा ये सब नहीं होगा, कुल सदस्यों का आधा, ये सही है, कुल सदस्यों का आधा, ये सही है। निर्णय के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती, ये सही, बस यही सही है, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है, हाँ भीतर निर्णय कैसे लिए जाते हैं, ऐसे कुल सदस्यों का आधा और निर्णय के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है, ये सही है। आप लोग का बी नंबर प्रश्न, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग। 98 नंबर प्रश्न, संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है, किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है, यह आप लोगों को बताना है। 98 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, स्वैच्छिक गठन, क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण और स्वायत्त कामकाज, यही आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो ये सब थ्योरी वाले प्रश्न हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की किसी अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। 99 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, बहुत अच्छे से बताना है। आप लोग कैसे बताएंगे आप लोग ही जानिए। 99 नंबर का आंसर क्या आप लोग को बताना है, ये अच्छा है प्रश्न है। इसमें राज्यपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, ये भाग आज बहुत रहा है पेन, राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है, 100 नंबर प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में एस्किट का क्या तात्पर्य है, एस्किट का क्या तात्पर्य आप लोग को बताना है। या किसी बिना किसी उत्तराधिकार के किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण सरकार द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, ये आप लोगों का सी सही है, ठीक। एस्किट का क्या तात्पर्य, यही तात्पर्य है कि बिना किसी उत्तराधिकार के किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण सरकार द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, यह आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, सही है, उत्तराधिकार ढूंढना नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों की संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देनदारियां, दायित्व, मुकदमों से संबंधित है, यह आप लोगों को बताना है कौन सा भाग संबंधित है 101 का, ये आप लोगों को भाई भाग बताना है। 17 नंबर भाग, ठीक, 17 नंबर भाग आप लोग का है। चलिए 102 नंबर प्रश्न आप लोग आ चुके हैं। यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में
किन जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाएगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, राज्य के मुख्यमंत्री। ये आप लोगों को 102 नंबर प्रश्न बताना है। भारत के राष्ट्रपति, ये सब बच्चे को पता है, सबको पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। 102 नंबर का भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का 103 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी को निर्दिष्ट करने का अधिकार किसे दिया गया है? यह आप लोग को बताना है। 103 नंबर प्रश्न। 2018 का 102वां संशोधन, यह आप लोग का सही हो जाएगा अधिनियम, ठीक, संशोधन अधिनियम 2018 का 102वां संशोधन अधिनियम। और ये याद रखना, अब जैसे ओबीसी शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार, ठीक है, किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। तो अब ये आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 102 है संविधान संशोधन में क्या है? तो ये आप लोग याद रखना, ओबीसी याद रखना, बस 102 है संविधान संशोधन मतलब ओबीसी। चलिए ओबीसी का मतलब पिछड़े वर्ग, ये याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 104 नंबर प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने, उनके सुधार के लिए मुकदमों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की अनुमति दी गई? अब ये आप लोगों का 102वां संविधान संशोधन था। अब आप लोगों का क्या आ गया? अनुच्छेद। ये अनुच्छेद भी याद रखना, वो भी से रिलेटेड है। तो 104 नंबर प्रश्न का अनुच्छेद आप लोग बताइए। अनुच्छेद 340, ये आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 340 ये अभी पूछा गया था। ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, कांस्टेबल का एग्ज़ाम किसी सेकंड मीटिंग में पूछा गया था। यह एग्ज़ाम कांस्टेबल के यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था यह ओबीसी आयोग, ठीक है, ये पूछा जाता है, ये याद रखना। अब देख लो वनडे एग्ज़ाम हो चाहे कुछ हो, पूछा सब कहीं जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 105 नंबर प्रश्न। 105 नंबर प्रश्न क्या है? चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? मतदान शुरू होने के बाद, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद तुरंत बाद। सी ऑप्शन है मतदान से 1 माह पहले। मतदान बंद होने से 48 घंटे पहले। आचार संहिता कब लागू होती है? बंद नहीं किया गया, जो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न आप लोगों को बताना है। चुनाव की तारीख घोषित होने के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। और जो उम्मीदवार राजनीतिक दलों के आचरण का मार्गदर्शन करती है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। आचार संहिता का मतलब यही होता है, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के आचरण का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता लगती है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न। 106 नंबर प्रश्न, 6 नंबर नहीं। किस प्राधिकरण को चुनावी विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति है? न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति है। किस प्राधिकरण को चुनावी विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण की स्थापित करने की शक्ति है? यह लोग आप लोगों को बताना है। 106 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, संसद को है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अच्छा, इसका अनुच्छेद भी बताया दे रहे हैं थोड़ा। संसद को है न्यायाधिकरण की स्थापित करने की शक्ति संसद को है। तो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 323 बी के तहत। किसके? अनुच्छेद 323 बी के तहत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 107 नंबर प्रश्न। भारत में निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन या सीट आवंटन से संबंधित कानून की वैधता के संबंध में सत्य कथन है? यह आप लोगों को बताना है आंसर। 107 नंबर प्रश्न, यह हो जाएगा आप लोग का बी। यह अंतिम हो जाता है और किसी भी अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 108 नंबर प्रश्न क्या है आप लोगों का? 108 नंबर प्रश्न। कौन सा प्राधिकारी संसद या राज्य विधानमंडल के चुनावों की वैधता पर सवाल उठा सकता है? कौन सा प्राधिकारी ऐसा है? तो कोई भी नागरिक, कोई भी न्यायालय, चुनाव आयोग या राजनीतिक दल। 108 नंबर प्रश्न आप लोग बता सकते हैं आंसर इसका। कोई भी न्यायालय संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव की वैधता पर सवाल उठा सकता है। 108 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए 109 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग। 109 नंबर प्रश्न आप लोगों का है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 170 क्या निर्दिष्ट करते हैं?
क्या निर्दिष्ट करते हैं 109 नंबर का बी, संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की अधिकतम संख्या। ठीक, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 170। संसद अनुच्छेद 81 और एक विधानसभाओं की सीटें 170। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 110 नंबर प्रश्न आप लोगों का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घोषित करता है कि सरकार के अधीन लाभ के कुछ पद धारकों को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, या 110 नंबर प्रश्न आपका बी हो जाएगा। संसद आयोग निवारण अधिनियम 1959। संसद अधिनियम 1959, ठीक है, घोषणा करता है कि सरकार के तहत लाभ के कुछ पद धारकों को संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, यह संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है। 111 नंबर प्रश्न आप लोगों का है 2017 क्या, चलिए यहीं से रोक देते हैं। 111 नंबर प्रश्न से कल करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर लंबी वीडियो आप लोग ही नहीं देखते हैं ना। मुझे बनाने के लिए मैं 2 घंटे की मैराथन में 2.5 घंटे की मैराथन में इसको ख़त्म कर दूं टेस्ट सीरीज़ को। मैं तो यही चाहता हूँ कि एक बार में एक क्लास में टेस्ट सीरीज़ को ख़त्म करूँ, लेकिन यार यही होता है कि भाई दोस्तों, इसमें वीडियो में व्यूज़ नहीं आता है, फिर मन नहीं लगता है कि बनाएं दोबारा वीडियो। तो इसलिए सोचते हैं कि कम छोटी वीडियो बनाएंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे और आप लोग देखेंगे और अच्छे से इसका लाभ उठाएंगे। इसलिए यही मन करता है कि छोटी वीडियो बना के आप लोगों को दे दिया जाए। तो इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।